अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं हूं नादीन। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। FIA चीनी स्कैंडल, 3.25 अरब फ्रॉड का मामला, जहांगीर तरीन मुश्किल में आ गए, खिलाड़ी और बेटे पर मुकदमा दर्ज। रद्द-ए-अमल भी आ गया, इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, रिकॉर्ड मौजूद है, जहांगीर तरीन बोल पड़े। सवाल तो ये है कि ये जहांगीर तरीन हैं कौन? ज़्यादा पीछे नहीं जाना, इमरान खान का सफ़र सियासत और तरीन साहब की रफ़ाकत, धरने की हमसफ़री, हुकूमत की तश्कील, MPAs और MNA से मुलाकातें घेर के लाना, सियासी सफ़र के हम सफ़र का हवाई सफ़र बड़ी अहमियत का हामिल है। हेलीकॉप्टर और उसका फ्यूल उतरते चढ़ते यूं उड़ाई धूल के उड़ती खाक में अवामी नुमाइंदों की वफ़ादारियाँ धूल छटने पर बदल जाती थीं। फिर क्या था? बनी गाला मंजिल होती, क़यादत से मुसाफ़ा और PTI का रुमाल गले में पहने नुमाइंदे तस्वीर बनवाते और विक्ट्री का निशान बनाकर बनी गाला से रुखसत हो जाते, और क्रेडिट सारा तरीन साहब के हेलीकॉप्टर को मिलता। एक और टैग लगा तरीन साहब पर, और वो था खान साहब के ATM होने का। इस ATM को तशहीर दी हालिया अपोजिशन इत्तेहाद PDM ने। इस दौरान और भी बहुत से किरदार आए गए, लेकिन वक्त के साथ साथ सब सानवी होते गए। अब वही तरीन साहब का कड़ा एहतसाब शुरू होने वाला है, लेकिन यह एहतसाब क्या रंग लाएगा वो तो वक्त ही बताएगा। अब दुआ और मशवरे के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। दुआ है कि या अल्लाह अपने आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन लक़ब वाली हस्ती की उम्मत से झूठे और चोरों को कड़ी सज़ा देना, आमीन। रशीद लखनवी ने कहा था कि जागो है मुमलकत इश्क के सोने वालों, शब को दरबान दरे यार सदा देते हैं। और मशवरा है कि मास्क पहनना वेंटिलेटर से, घर में रहना ICU में रहने से, और हाथ धोना ज़िंदगी से हाथ धोने से बेहतर है। हाज़िर छोटे से वक्फे के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। खबरों और तरजीहों का सिलसिला शुरू करने से पहले मेहमान शख्सियात का तारुफ आपके सामने रख दूँ। दो शख्सियात मेरे साथ मौजूद हैं। एक शख्सियत यहाँ पे स्टूडियो में मौजूद हैं, तज़कियाकारी में बड़ी महारत हासिल है, हालात हाज़रा पे बड़ी गहरी नज़र है। मेरे साथ मौजूद हैं तज़कियाकार चौधरी खादम अली मांडला साहब। अस्सलाम वालेकुम मांडला साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, दूसरी शख्सियत मेरे साथ ऑनलाइन मौजूद होंगी, उनका ताल्लुक़ शोबा सहाफ़त से है, हालात हाज़रा पे उनकी भी बड़ी गहरी नज़र है और तजर्बे की तवारत भी अच्छी खासी दहाइयों पर मबनी है। मेरे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी और तज़कियाकार जनाब अदनान आदिल साहब। अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब। वालेकुम अस्सलाम। अदनान साहब, आपकी शिरकत वक्त और तज़किया का भी शुक्रिया, और मांडला साहब आपकी आमद का शुक्रिया। मैं जानता हूँ मसरूफ़ियत है, इसके बावजूद आपने वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अलॉट। चलते हैं अखबारात की जानिब। सबसे पहली खबर जो लीडिंग स्टोरी है, जो अखबारात की जीनत बनी, वज़ीर ख़ज़ाना हमाद अज़हर की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। भारत से चीनी कपास दरामद करने की इजाज़त, 5 लाख मेट्रिक टन तक चीनी दरामद की जा सकेगी। मुख्तलिफ सप्लीमेंट्री ग्रांट भी मंजूर हो गई। कैसे देख रहे हैं मांडला साहब? वज़ारत ख़ज़ाना भी नई है, वज़ीर भी नए हैं, यानी वज़ीर ही नए हैं वज़ारत ख़ज़ाना के हमाद अज़हर, और पहले ही उन्होंने राब्ता कमेटी के इजलास की सदारत में ये बड़ा फ़ैसला किया है और भारत से चीनी और कपास दरामद करने की इजाज़त दी गई है। कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया राना साहब। हमाद अज़हर साहब ने अपना वजारत का कलमदान संभालते ही जो पहली अनाउंसमेंट की है, इसके ऊपर पूरे मुल्क को बहुत सी तशवीश है, क्योंकि बरामदात पूरी दुनिया से हम कर रहे हैं, हर चीज़ ही कर रहे हैं, क्योंकि अपनी चीज़ तो बनाई ही नहीं कुछ। क्योंकि मुल्क में सुई धागे से लेकर पता नहीं क्या क्या हर चीज़ मंगवा रहे हैं। तो चीनी जो हम एक्सपोर्ट करते थे, आज इम्पोर्ट करने पे आए हुए हैं। काटन जो है ना, वो हम एक्सपोर्ट करते थे, आज इम्पोर्ट करने पे आए हैं। तो नाकामी और फेलियर जो गुजरा है वक्त हमारा, तो उसके नताइज तो भी सामने आए हैं। लेकिन भारत से जब इसकी इजाज़त दी जाती है कि वहाँ से जो है ना इम्पोर्ट कर ली जाए चीनी और काटन, तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर तशवीश ये है कि जो हालात हमारे पूरा मुल्क इसको कश्मीर के तनाज़र से देख कि कश्मीर में हालात क्या हैं, वहाँ मुसलमानों के ऊपर होने वाला जुल्म, जबर, रियासती दहशत गर्दी, दुनिया की सबसे बड़ी जेल,
तो जब से ये हुकूमत आई तो प्राइम मिनिस्टर मेरा ख्याल है बड़े खुल के जो स्टांस लिया, जो ऐलानात किए, पूरे मुल्क को 2-2 घंटे जो है ना वो धूप में सड़कों के ऊपर खड़ा किया कि नरेंद्र मोदी 370 और 35A का खात्मा करे। तो वो खात्मे कहाँ गए? क्या वहाँ खात्मा हो गया है? उन्होंने वो स्टेटस स्पेशल था जो उसको रिवर्स कर लिया है, नहीं किया। पाकिस्तानी अवाम का जो रिश्ता है कश्मीरियों के साथ वो एक ईमान की हैसियत रखता है, ईमान का दर्जा रखता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो मुल्क बड़ा परेशान है। जब से ये ऐलान हुआ है कि अब दूसरे मुल्क बहुत से ममालिक हैं वहाँ से मंगवा ले, पहले भी तो मंगवा रहे हैं ना, पहले मंगवा नहीं रहे कि दुनिया में क्या कोई चीनी या काटन कम पड़ गई कि आपको यही कोई एक रिश्तेदार मिला है? मुझे ये बताएं, ये जितने हुक्मरान हैं जो कहते हैं अपने आप को हुक्मरान, अगर इनके बेटे, इनकी बेटियां उधर जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी, जिसको जेल का नाम हम लोग देते हैं, उस जेल में पड़ी होती, उनके ऊपर इस तरह की पाबंदियाँ होती हैं, हम कहते हैं शारग, इसका मकसद है कि हमारा दिल और हमारी ज़बान कोलो फेल में तजाद है। अगर हम उनको अपना भाई भी कहते हैं, अपनी शारग भी कहते हैं, और शारग में बंदे उधर फंसे हुए हैं, इधर हम तजारत करके उसी मुल्क को तवाना और ताकतवर कर रहे हैं कि तुम हमारे पैसे से वही हथियार खरीदो, वही असला खरीदो, और उसी असले को हमारी माओं, हमारी बहनों, हमारे जवान बुजुर्गों के ऊपर इस्तेमाल करो। तो मुझे बताइए कहाँ का इंसाफ है? लेकिन माला साहब एक दूसरा पहलू भी तो है। यानी पहली बात तो ये मैं बताऊं कि अभी एक खतूत के ज़रिए मुबारकबादों का तबादला हुआ है और यौम पाकिस्तान के हवाले से वो ख़त लिखा गया मोदी साहब की जानिब से, फिर जवाबी ख़त भी गया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से, और आपकी शख्सियत को भी मैं जानता हूँ जिन्होंने हुकूमत को बहुत सपोर्ट किया और बड़े हवालों से यानी हमायत भी की है। लेकिन जब सूरत हाल ऐसी हो जाती है, कोरोना की सूरत हाल है, भूख के मामलात हैं और बाकी चीज़ें अगर देखें तो अगर आसानी नज़र आती है इस तरसील में और तजारत में, तो क्या करना बुरा है? देखिए 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ों पे किसी चीज़ का जो है कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। नंबर 1, हमारा ईमान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर अगर कोई हरफ आता है पूरी दुनिया में तो वहाँ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अक़वाम मुत्तहिदा की समरी में भी कहा कि माई बिलीव इज़ ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कहा, पूरी दुनिया को एक लेसन दिया। दूसरी बात कश्मीर के ऊपर, तीसरा अपने मुल्क के ऊपर, यहाँ तो कोई कंप्रोमाइज़ ही नहीं है। इसमें हुकूमत की सपोर्ट या ना सपोर्ट वाली तो बात ही नहीं है। ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है, हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, कि जो वतन से मोहब्बत है ये ईमान का हिस्सा है। इसमें कौन सी हुकूमत या कौन सा प्राइम मिनिस्टर या कौन सा प्रेसिडेंट जो मर्जी करे। देखकर आवाम जो है ना, आवाम तो शारक देखो ना, ये हमारे जितने भी 72-73 साल से हमने किस चीज़ की तैयारी की है? कितने हमने लाशें उठाई हैं LOC के ऊपर, वर्किंग बाउंड्री के ऊपर, मकबूजा कश्मीर में कितनी छाती हुई हैं, और उस इंडिया ने जो दहशतगर्दी यहाँ कराई है इस वतन अजीज में, उससे हमने जो है ना लाख के करीब जो है वो छाते दी। सही। मैं ज़रा माला साहब अदनान साहब से ज़रा उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। अदनान साहब, सूरत हाल ये है, अभी आपने माला साहब का तो पॉइंट ऑफ व्यू देखा, लेकिन वज़ीर ख़ज़ाना हमाद अज़हर की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ है जिसमें भारत से चीनी कपास दरामद करने की इजाज़त और 5 लाख मेट्रिक टन तक चीनी दरामद की जा सकेगी। मुख्तलिफ सप्लीमेंट्री ग्रांट की भी मंजूरी दी गई है। लेकिन ये भारत के साथ तजारत की जो सूरत हाल है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? अफसोसनाक और शर्मनाक है। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं मांडला साहब, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कपास जो है आप चीन से भी मंगा सकते हैं, सिनकियांग सूबे में बहुत कपास होती है, और चीनी जो है पूरी दुनिया में वो तो मौजूद है। और देखें, बात ये है कि आप के मुल्क में दहशतगर्दी भारत करा रहा है, बलूचिस्तान में लहदगी की तहरीक चलवा रहा है, आपके खैबर पख्तूनख्वा में वो तहरीक चलवा रहा है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के नाम पर। यहाँ पर इतनी दहशतगर्दी उसने मचाई हुई है और आप उससे तिजारत खोल रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा था कि इसको बंद करने की क्या ज़रूरत थी? एक तो ये है कि पाकिस्तान के लोग ज़रा सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर भारत के साथ तिजारत नहीं करेंगे और थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त कर लेंगे तो इसमें क्या, अपनी कौम की इज्जत और अना के लिए ये करना बहुत ज़रूरी है। हम कश्मीरियों की पीठ में क्यों छुरा घोंप रहे हैं ये सब काम करके? और ठीक है कि इस वक्त चीनी की भी थोड़ी सी किल्लत है, और वो किल्लत जो है ये बड़े बड़े सियासतदानों ने पैदा की हुई है, जिनकी शुगर मिले हैं
उन्होंने एक मसनूई किल्लत पैदा की है लोगों से माल लूटने के लिए। हुकूमत वो इक़दाम भी कर रही है, लेकिन ये चीनी किसी और मुल्क से भी मंगाई जा सकती है, तो भारत से क्यों मंगा रहे हैं? और ये जो ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिशें कर रहे हैं, और मुत्तहदा अरब इमारात भी इसके पीछे है, सऊदी अरब भी इसके पीछे है, इसका मकसद ये है कि ये हमें दोबारा अमरीकी कैंप में शामिल करना चाहते हैं, ये हमें चीन से थोड़ा फासले पर रखना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये पाकिस्तान के मुफाद के बहुत खिलाफ होगा। और पाकिस्तान की अवाम को भी सोचना चाहिए कि ये जो भारत के साथ आप वक्ती थोड़े से फायदे के लिए काम कर रहे हैं, इससे आपकी तवील मुद्दती मुफादात जो हैं वो शदीद मुतासर होंगे। सही, लेकिन अदनान साहब जिस तरह राय दी है मांडला साहब ने, और आपकी भी राय यही है, यानी लफ्ज़ आपने तो अफसोसनाक और शर्मनाक इस्तेमाल किया है, तो क्या आपको क्या लगता है, फैसला तो हुकूमती अरकान ने किया है, कमेटी ने किया है, मुआशिरदान या वजारत जो है इसकी वजारत ख़जाना उन्होंने किया है, तो आपको क्या लगता है क्या कौम के जज्बात जिस तरह आपने अक्कासी की है उनको मद्देनज़र नहीं रखा गया और आखिर ये फैसला हुआ तो कैसे हुआ? देखिए, ये जो भी हुकूमत ने जिस वजह से भी फैसला किया है, गलत फैसला किया है। वक्ती तौर पे अवाम को रिलीफ देने के लिए उन्होंने कौमी मुफादात को मद्देनजर नहीं रखा। तो फिर नवाज शरीफ भी यही काम कर रहा था, भारत से पिंगे बढ़ा रहा था, तो ये भी इसलिए उसको हटाना भी पड़ा। तो अब ये भी वही काम शुरू कर रहे हैं, तो फर्क क्या हुआ दोनों में? सही। चलें, मैं ज़रा मांडला साहब की जानब चलता हूँ। मांडला साहब, एहसन इकबाल का भी बयान आया है इसी हवाले से, वो भी कहते हैं कि कश्मीर पर लेक्चर देने वाले अब भारत से अनाज बरामद करेंगे। क्या भारत ने मकबूजा कश्मीर का स्टेटस बहाल कर दिया? तो इसका मतलब है कि आपको ये लगता है कि एहसन इकबाल जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं? देखिए, बात यह है कि एहसन इकबाल जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, वही अल्फाज हम कह रहे हैं। पूरे मुल्क की ये आवाज़ है कि आज देखो ना, वो दुनिया भूल गई कि नरेंद्र मोदी बगैर वीज़े के नवाज शरीफ के घर, जंदाल का यहाँ आना, और नवाज शरीफ जब वहाँ गया तो वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो मेंबर थे आज़ाद कश्मीर के, उनसे मुलाकात नहीं की, वो जाके बिजनेसमैनों से मिलता रहा। तो यही तो लेक्चर जो देता रहा प्राइम मिनिस्टर, और क्या देता रहा कि वहाँ जाके जो है ना ये कश्मीर काज को नुकसान पहुँचाया। प्राइम मिनिस्टर तो ये कह रहे हैं। नहीं, तो मैं वही बता रहा हूँ, तो मैं तो उसी तरफ लेके जा रहा हूँ। तो ये प्राइम मिनिस्टर तो यही कहता रहा ना, बिल्कुल। तो वो सारे काम ये जब खुद करना शुरू हो गए हैं तो बातें तो करेंगे ना, जिनके मुंह बंद थे वो भी बातें करेंगे। नून लीग को भी टाइम मिलेगा, एहसन इकबाल भी बोले, सारे बोलेंगे। तो ये मौका क्यों फराहम कर रहे हैं कि आप एक इतना मजबूत, ये मुझे बताएं कि 2 सालों ने कि अभी 370 और 35A का खात्मा, वहां जो जुल्म बर्बरियत है वो उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। या क्लियर कहें भाई हम बिजनेस के लिए तैयार हैं, कश्मीर हमारी शाहराग है, नहीं तो उसके ऊपर आपको कोई भी फैसला करना है, जो भी हुकूमत करेगी, पीटीआई करे, पहले उन्हें किए हैं, वो भी दरबदर हुए हैं, ये भी होंगे, क्लियर सी बात है। अब ये फैसला, इसको आप यू टर्न का नाम देंगे, क्या कहेंगे? वो यू टर्न इन्होंने सारी जिंदगी यू टर्न लिए हैं, तो ये कौन सा यू टर्न नहीं ले सकते? लेना चाहिए, ये लेने वाला है। नहीं, अभी जो फैसला लिया है ये भी तो कहीं ना कहीं यू टर्न है ना, अगर ऐसी बातें की गई हैं। मैं कहता हूँ ये जो लिया है अभी अमल दरामद तो नहीं हुआ ना, सही, अभी भी इससे पसपाई इख्तियार कर ले। मेरा ख्याल है अवाम में गुस्सा बहुत है। हम तो अवाम की बात करते हैं ना, को जो अवाम कहती है, वाम चीखती है कि भाई ये 2-2 घंटे जो है ना धूप में खड़ा किया प्राइम मिनिस्टर ने मुल्क को कि आज हो भाई 370 हम जो है ना खड़े रहेंगे, उस वक्त तक कोई जो है ना इनके साथ तल्लकात जो है ना हमारे बहाल नहीं होंगे। तो वो सही कह रहा है कि भाई एक ही दिन में जो सारे साहब, आपको क्या लगता है? एहसन इकबाल कहते हैं कश्मीर पर लेक्चर देने वाले अब भारत से अनाज बरामद करेंगे, और भारत ने क्या मकबूजा कश्मीर का स्टेटस बहाल कर दिया है। क्या आपको लगता है कि ये जो फैसला किया गया है, जो अनाउंसमेंट हुई है, वो कहीं ना कहीं हुकूमत की जानिब से या हुकूमती अरकान की जानिब से एक यू टर्न है? बिल्कुल है, और कमजोरी दिखाई है, कश्मीरियों से बेवफाई कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि ऐसी हुकूमत को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। ये तो कश्मीरियों की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, उनसे बेवफाई कर रहे हैं। इसका मतलब है कश्मीर तो खत्म, फिर मामला। ये तिजारत करें, ऐश करें, उनको साथ उनको मुबारकबादों के खत लिखें, इसलिए कि उन्होंने पहले कहते थे कि हम तो कोई बात ही नहीं करेंगे जब तक 370 बहाल नहीं होगा, खसूसी आईनी हैसियत बहाल नहीं होगी। अब जो है पसे पर्दा खुफिया मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये तो कौम को धोखा देने वाली बात है। लेकिन अदनान साहब,
हमारी तरफ से, पाकिस्तान की जानिब से, बल्कि वज़ीर आज़म की जानिब से कई बार तो अमन की दावत भी दी गई है, टेबल टॉक की दावत दी गई है, मुज़ाकरात के लिए कहा गया है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि अगर ऐसी सूरत हाल आगे बहाल होती है तो बेहतरी की जानिब जाएंगे और हम मुज़ाकरात की तरफ भी जा सकते हैं? नहीं, तो पहले वो खुसूसी आईनी हैसियत कश्मीर की बहाल करें। हमारा तो मौक़िफ़ यही था ना। तो अगर वो बहाल नहीं करते, इसका मतलब हमने तस्लीम कर लिया कश्मीर का इंतजाम भारत के साथ। सही। उन्होंने तो आज़ाद कश्मीर को भी अपने आइन में अपने मुल्क का हिस्सा करार दिया हुआ है, गिलगित बल्तिस्तान को भी अपना हिस्सा करार दिया हुआ है। तो पहले वो अपनी, अगर या तो फिर हम, इसका मतलब है कंप्रोमाइज कर चुके हैं। जो हम ये तकरीरें सुन रहे हैं अपने हुकूमत की जानिब से और हुकूमत के बड़े ओहदेदारों की जानिब से, तो फिर ये कौम को धोखा क्यों दे रहे हैं? कौम को खुल के बताएं कि ये क्या कहानी हो रही है। सही। और आपको क्या लगता है कि खुल के क्यों नहीं बात की जा रही? सिर्फ डरते हैं अवाम से, अवाम को धोखे में रख रहे हैं ये लोग। एक तरफ इंडिया के बारे में, ये कश्मीर के बारे में बहुत सख्त मौक़िफ़ भी बयान करते हैं, दूसरी तरफ फिंगे भी बढ़ा रहे हैं, खुफिया मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। इनको शर्म ही नहीं आती, बेशर्मी की इंतहा हो चुकी है। लेकिन नाज़िम, जिस तरह के जज्बात की आपकी अक्कासी है, तो आपको क्या लगता है इससे हुकूमती साख या हुकूमत की या हुक्मरान जमात की सियासी साख कहाँ देख रहे हैं? बहुत मुतासिर होगी, शदीद मुतासिर होगी। शदीद मुतासिर। जो लोग कश्मीर के बारे में सख्त मौक़िफ़ रखते हैं पाकिस्तान में और पंजाब में, वो लोग यही कहेंगे कि इन्होंने कश्मीर को बेच दिया। सही। चलें, मैं आगे चलता हूँ। मारना साहब, हुकूमत की माहिर मुआशियात शौकत तरीन को मशीर ख़जाना बनाने की पेशकश जल्द तैनाती का इम्कान है, कैसे देख रहे हैं? ये भी पीपल्स पार्टी की शख्सियत रही। तो मेरा ख्याल है कि जो भी टीम है ना, वो पुराने ही जो फ्लैग लगे हुए हैं, 2-2, 3-3 हुकूमतों से जब ट्रेन शुदा, चले वो हफीज़ शेख से जान छूटी है तो अभी तरीन साहब आ जाएंगे, फिर 6 महीने के बाद उससे जान छुड़ाएंगे। तो किस किस से जान छुड़ानी? नहीं, इतनी तब्दीलियां काबीना में करने की वजह आखिर वो 200 बंदों की टीम और वो सब कुछ जो जी ऐसी टीम लाएंगे। टीमें तो नजर आ रही है ना आपको। देखो, जब बंदा हर बात के ऊपर यू टर्न, यानी कि अभी तो अवाम में गुस्सा यही खत्म नहीं होगा। ये इनके करीब तो बहुत मामूली फैसला है ये इंडिया के साथ तजारत। अवाम में पाकिस्तान के लिए एक अमान की हैसियत है, मैं वाज़े बता रहा हूँ इस हुकूमत को। सही। तो जो बंदे इस बात के ऊपर, देखो ना, वो RSS, फाशिस्ट, हिटलर, क्या क्या नाम दिए, आज भी हिंदुस्तान में जो मुसलमान रहते हैं उनके ऊपर होने वाला जुल्म और जबर, उनकी तारीखें रोज पढ़ दें कि वहां जो जोर जबरदस्ती वो मजहब चेंज करवा रहे हैं। अखंड भारत का जो उन्होंने नारा दिया हुआ है, इतना जुल्म, और इनको बिल्कुल शर्म नहीं आई कि आपने आंखों के ऊपर पट्टियां बांध ली, पट्टियां बांध के आपने जनाब उनके साथ रिश्तेदारी शुरू कर दी। ये कहां का इंसाफ है? अवाम पाकिस्तान को क्लियर बताएं आप। अवाम बिल्कुल समझती है, मत कोई बंदा हुकूमत या आला इक़्तिदारों में बैठे हुए लोग ये मत समझने के लोग बेवकूफ है। लोग समझते हैं कि इसका मकसद यह है कि पाकिस्तानी अवाम अपनी जाने देने के लिए कुर्बान है कश्मीरी भाइयों के साथ, और आप उनके साथ जो दगेबाजी कर रहे हैं, उनके साथ। इसी सूरत हाल में एक और तब्दीली की आवाज़ आ रही है। हुकूमत की माहिर मुआशियात शौकत तरीन को मशीर ख़जाना बनाने की पेशकश, इसे कैसे देख रहे हैं फिर आप? शौकत तरीन जो है वो इमरान खान के पहले भी करीब हैं और अक्सर उनसे मुलाकातें उनकी होती रहती हैं। हफीज शेख जो है, ये देखिए कि इस्टेब्लिशमेंट के आदमी थे, इस्टेब्लिशमेंट उन्हें लेकर आई थी कि पाकिस्तान की मईशत तो आपको पता है एक नाजुक सी मईशत है, 100 रुपए आमदन है, 200 रुपए खर्चा है। तो जब तक बाहर से खैरात ना मिले, कर्जे ना मिले, हमारा कारोबार तो चलता नहीं है। तो इसलिए फिर ये लोग ऐसे शख्स को लाते हैं जो आलमी इदारों के साथ मुज़ाकरात कर सके, उसका तजर्बा रखता हो। हफीज शेख भी टेक्नोक्रेट्स हैं, दुबई में रहते हैं, इंटरनेशनल इदारों के साथ ताल्लुकात का उन्हें तजर्बा है। तो पहले पीपल्स पार्टी के दौर में भी वो रहे हैं, वजीर खजाना थे, अब इनके बन गए थे। टेक्नोक्रेट्स का कोई आपको पता है कोई जमीर कोई ऐसी चीज होती नहीं, वो जो भी आदमी उन्हें चाहे वो हायर कर ले, किराए पे ले ले उनको। तो इसी तरह शौकत तरीन भी एक वो हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं। तो ये पीपल्स पार्टी के दौर में भी थे और अब इनके। तो इमरान खान तब्दीली तो बात खत्म ही हो गई ना। वो तो नहीं, जैसे आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि करीब रहते हैं, करीब के लोग हैं, तो ये कुर्बतें ओहदों में कैसे बदल जाती हैं और क्यों बदल रही हैं? नहीं, जाहिर है ये तो बात जायज़ है। देखें, जब हुक्मरान होता है तो वो
उसको एक ट्रस्ट भी तो होना चाहिए ना अपनी टीम में। तो वो ऐसे आदमी को सामने लाएगा जो उसके ट्रस्ट का आदमी हो, जो उसकी बात सुने, जिससे वो कंफर्टेबल हो। इस पे तो मुझे इतराज नहीं है। नहीं, लेकिन वही टीम जो 200 बंदों की लानी थी और ऐसी टीम लानी थी जिसकी ज़रूरत थी पाकिस्तान को, जिसकी अनाउंसमेंट होती रही, तो आपको लगता है कि ये वो सारी की सारी 200 लोगों की टीम जो है वो कुर्बतों में ही मौजूद है और जब चाहें आप चेंज कर दें? देखिए, मुझे लगता है कि इमरान खान ने जो दावे किए थे ना, वो कोई सच्चाई पे मबनी नहीं थे इतने। वो बस सियासी दावे थे, सिर्फ आवाम को वो करने के लिए, कि अपनी तरफ रागिब करने के लिए। बाकी ये है कि लोग तो वही पुराने हैं, वही पुरानी पॉलिसियां हैं। अगर इमरान खान कोई बड़ा काम अब तक तो 2.5 साल में तो नहीं कर सके ऐसा जिससे आवाम को बहुत ज्यादा रिलीफ मिले। कुछ इनकी बदकिस्मती है, कोरोना वबा 1 साल हो गया इनका पीछा नहीं छोड़ रही, उससे पहले ज़र मुबादला का बहरान था। तो इमरान खान जो है वो उसी तरह काम चला रहे हैं जिस तरह माजी की हुकूमतें चलाया करती थी। शौकत तरीन एक मंझे हुए तजर्बेकार माहिर मईशत हैं, तो कम से कम वो मईशत को गिरने तो नहीं देंगे। और खतरा तो ये था कि कोई नातजर्बेकार आदमी आ जाए। अब हमाद अजहर को तो इतना तजर्बा नहीं है कि वो आलमी इदारों से, आपको उम्मीद है मईशत में बेहतरी की, मुआशी अशारिये जो सामने आज़ाद व शुमार, उनमें बेहतरी आएगी? हाँ, जिस तरह पहले एक चलता रहा है, मईशत में बेहतरी पहले भी आ जाती थी, अब फिर आ जाएगी। लेकिन अवाम को तो कोई बड़ा रिलीफ नहीं मिला, ना पहले मिला ना अब। सही, यानी अवाम वहीं पे नजर आ रही है आपको। चलें, मैं मजीद आगे बढ़ता हूँ। मांडला साहब, कड़ा एहतसाब जिसका जिक्र करते रहे वज़ीर आज़म और करते हैं अब भी, और अपनी पहली तकरीर जब वो वज़ीर आज़म बने उसमें वाज़ेह तौर पे उन्होंने बोला था, उसी कड़े एहतसाब की एक और कड़ी है 3.25 अरब के फ्रॉड का मामला। जहांगीर तरीन मुश्किल में पड़ गए। FIA चीनी स्कैंडल में खिलाड़ी और बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जहांगीर तरीन का रद्द-ए-अमल भी आया है, कहते हैं कि इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, सासाजात का मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है। तो कैसे देख रहे हैं? ये एक रिपोर्ट बनी थी, रिपोर्ट में नाम भी आ गया, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होनी थी, लेकिन अभी तक सूरत हाल जाम ही नज़र आ रही थी। अब उसमें थोड़ी तहरीक आई है, तो ये सूरत हाल कैसे देख रहे हैं? देखिए राणा साहब, बात यह है कि एहतसाब दाम की कोई चीज़ इस मुल्क के पाकिस्तान में नहीं। ये क्रैप्ट तरीन, क्या नाम है इसका, क्रैप्ट तरीन क्या, जहांगीर तरीन। जब इंक्वायरी हुई तो हमने उस वक्त कहा था कि इनको पकड़ के जेलों में डालो, 3rd डिग्री का इस्तेमाल करो। ये जितने शुगर माफिया है, एक ये तरीन की बात नहीं है, वो बहुत सारे हैं। ये चीनी जो है ना, आपको इंपोर्ट ही ना करनी पड़े। ये इंसान के बच्चे जो है ना, ये साल के बाद अभी पर्चा दर्ज हो रहा है। अभी गरीब आदमी के ऊपर दरखास्त लग जाए तो उसकी छतरोल कर देती पुलिस। ये साल के बाद एक पर्चा दर्ज हो रहा है, पर्चे के बाद फिर उनका बयान आ गया कि ये जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम ही गलत है। तो गरीब आदमी के ऊपर भी इल्ज़ाम ही लगता है, वो उसकी जो है वो छतरोल क्यों हो जाती? नहीं तो यानी कि ये 2 नहीं, एक पाकिस्तान का जो नारा था ये कहाँ गया कि अभी साल के बाद आज FIR दर्ज है, अगले साल आप कोई और स्टोरी सुन लेंगे कि वो बीमार हो गया था, वो अस्पताल में चला गया था, कहानी खत्म। ये मुल्क के साथ मजाक तमाम अदारे बंद करें, इक्वल ट्रीट करें जैसे गरीब आदमी के साथ करते हो। आपको क्या लगता है एहतसाब इस हुकूमत में हो जाएगा तरीन साहब का? तरीन का इधर तरीन का कई तरीन फिर रहे हैं, इधर मुजरिमों को जेल में नहीं रख सकता आपका ये निज़ाम। तरीन को कौन पूछ सकता है इस मुल्क में? तो पूछ सकता सही है किसी में जरूरत है? उनके ताने बाने, रिश्ते नाते, बहुत माफिया ना, वो हेड ऑफ माफिया इस वक्त है। तो ये तो कुर्बतों का भी शिकार रहे हैं। बहुत सारी कुर्बतें हैं, कोई पीर पगारा साहब के साथ रिश्तेदारी, कोई दूसरे के साथ रिश्तेदारी है। नहीं तो हालिया वजीर आजम से भी तो वजीर आजम के सारे ये हुकूमत की तश्कील में बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस निज़ाम में रहते हुए एक बंदे इस माफिया का, करप्शन क्लब के मेंबरान का एहतसाब नहीं कर सकते। अगर इन्होंने एहतसाब करना है, कोई स्पेशल आर्डिनेंस जो है ना एक जारी कर लें, ये तमाम करप्शन क्लब के मेंबरान को इधर आके डी चौक में लटकाएं। यानी वो अवाम जो तब्दीली आ गई, वो बस सारी बातें हैं। बात सुन लें, इस निज़ाम में जितना माफिया है इसका एहतसाब आप नहीं कर सकते। वकील 6 महीने की तारीख, जज बदली, वकील बदली, निज़ाम किस लिए लाना है? हुकूमत नहीं ला रहा है, हुकूमत ला तो सकती है। राणा साहब, आप वो समझे कि वह हुकूमत तब लाती है अगर 2 तिहाई अक्सरियत होती, वो नहीं है। अभी ऑर्डिनेंस से काम चलाना है। एक ऑर्डिनेंस पहले भी तो वो कौन से ऑर्डिनेंस? एक मैं रोज कहता हूँ
उसके बगैर ये प्राइम मिनिस्टर एक चले मैं अदनान साहब से पूछ लेता हूँ। अदनान साहब, जहांगीर तरीन साहब के हवाले से FIA चीनी स्कैंडल में खिलाड़ी और बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, उनके खिलाफ और उनके बेटे के खिलाफ, तो कैसे देख रहे हैं ये एहतसाब बराए नाम होगा या वाकई कड़ा होगा? देखिए, अब वो तो कहते हैं कि मेरा सब कुछ कानूनी है, जो मौजूदा कानून है उसके मुताबिक किया है मैंने। FIA ने इल्जाम लगाया है कि उन्होंने अपने दामाद के उसमें वो पैसे ट्रांसफर किए 3 अरब रुपए। अब वो कोई एग्रीकल्चर सेक्रेटरी रहे हैं राना नसीम, उनकी भी उनके साथ कोई मिली भगत बताई जाती है कि वो भी उनकी कंपनी के कोई ओहदे पे रहे हैं और उनको तलब भी किया गया और उनके फाइनेंशियल ऑफिसर को भी। लेकिन जहांगीर तरीन का मौक़िफ़ यही है कि मैंने जो काम किया है कानून के मुताबिक किया है, मनी ट्रेल मौजूद है, मेरी भी मेरे बेटे की भी। असल में देखें, ये जो चीनी का कारोबार है ना, प्राइवेट बिजनेस, ये 40 साल में हुआ है इवॉल्व। इसका सिस्टम कुछ इस तरह बना हुआ है कि 40 बड़े डीलर हैं पाकिस्तान में, उनके आगे हजारों छोटे डीलर्स हैं। वो जो छोटे डीलर हैं वो डायरेक्ट चीनी नहीं खरीदते चीनी मालकान से कि उनको फिर सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, सेल्स टैक्स देना पड़ेगा और वो टैक्स नेट में आ जाएंगे। तो वो इन 40 बड़े डीलर्स के जरिए चीनी खरीदते हैं। अच्छा, अब ये जो दुनिया में सरमायादारी निज़ाम है और हमने भी सरमायादारी निज़ाम अपनाया हुआ है, कोई हम सोशलिस्ट मुल्क तो है नहीं, तो हमारा जो ना इस्लामी मुल्क है ना सोशलिस्ट मुल्क है, हम तो मांडला साहब जो बात कर रहे हैं वो तो तालिबान के रूल में हो सकता है कि आदमी फौरी तौर पे इंसाफ कर सके और लोगों को लटका सके। तो अब जो यहाँ पे सरमायादारी निज़ाम है उसमें पूरी दुनिया में फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, हेजिंग भी कहते हैं उसको। बिल्कुल, फ्यूचर्स का अगर आप दुनिया की आलमी मार्केट का देखें ना तो बहुत खरबों डॉलर का उसका कारोबार है। उसमें ये होता है कि आप 3 महीने बाद की चीज आज खरीद लेते हैं और उससे फिर ये होता है कि उस सिस्टम में कैश फ्लो रहता है। तो ये जो चीनी की मिलें हैं अपने कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए फ्यूचर ट्रेडिंग करती हैं, यानी कि 3 महीने के बाद जो चीनी है वो आज ही बेच देती है। तो अब ये जो हमारा कानून है और जो FIA की अप्रोच है ये पुराने एक जो कानून बना हुआ है उसके मुताबिक है। इससे ये होगा कि जो सरमायाकार है वो खौफजदा हो जाएगा। देखिए, मैं एक और हेडलाइन आपके सामने रख देता हूं और वो है मैनेजमेंट ऑर्डर 2021 के तहत शुगर ब्रोकर्स की रजिस्ट्रेशन का आगाज। तो इससे रजिस्ट्रेशन से माफिया की हौसला शिकनी और मिडलमैनों की इजारादारी खत्म होगी। ये वही मिडलमैन है जिनका जिक्र कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, अगर तो ये कामयाब हो जाता है इनका, फिर तो ये सूरत हाल संभाल लेंगे, वरना मुश्किल ये पेश आएगी कि लोग अब चीनी खरीद नहीं रहे थे, अब वो 40 डीलर्स के तो अकाउंट ही मुंजमद कर दिए हैं इन्होंने। वो शुगर मिलों से चीनी नहीं खरीद रहे थे तो बाजार में शॉर्टेज हो जाएगी। और अभी भी देखें कि चीनी की कीमत तो नीचे नहीं आई, वो तो 100-110 के दरमियान वेरी कर रही है। तो हुकूमत ने तो मुतबादिल सिस्टम पहले बना लेती फिर इन लोगों पे हाथ डालती, लेकिन मुझे लगता है हुकूमत गुस्से में है। लेकिन वो शुरू कर दी है ब्रोकर्स और डीलरों को चीनी की सप्लाई। जी, अगर वो ऐसा हो गया तो फिर तो काम ठीक हो जाएगा। और हुकूमत को चाहिए कि अपने यानी खुद खरीद कर यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए या ट्रकों के जरिए जगह जगह लोगों को चीनी सप्लाई करे। रमजान भी आने वाला है, रमजान में तो चीनी की जो इस्तेमाल है वो दुगना तिगना हो जाता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कहीं ऐसा ना हो कि इस क्रैकडाउन के नतीजे में मजीद शॉर्टेज पैदा हो जाए और लोग मजीद दुश्वारी का शिकार हो जाएं। सही। मांडला साहब, ये शुगर मिल्स के हवाले से जो है कि चीनी मैनेजमेंट ऑर्डर 2021 के तहत ब्रोकर्स की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ किया गया है मिडलमैनों की इजारादारी ख़त्म करने के लिए, कैसे देख रहे हैं ये फैसला जो है कहीं ना कहीं करप्शन को ख़त्म तो करेगा? जिस तरीके से इमरान साहब ने कहा है कि डायरेक्ट हुकूमत जो है वो खुद उठाए, बहुत से अदारे तनख्वाहें ले रहे हैं, अमराते ले रहे हैं, किसी एक अदारे की ड्यूटी लगाए, बेचते नहीं, लेते नहीं, नेशनलाइज कर दे इनको। भाई पहले आपने देखा नहीं, ये गाँव में डिपो बने होते थे, गवर्नमेंट के लोग आके लेते थे, तो क्या मसला आज इतने कमजोर हो गए आप लोग माफिया के आगे कि अपनी चीनी आप नहीं निकलवा सकते और हम पोर्टिंग के ऊपर चले जाते हैं फौरन? इससे बड़ी कमजोरी क्या निजाम की कि FIA है, पुलिस है, करप्शन है, एंटी करप्शन है, नैब है, अदालतें हैं, ये किस मकसद के लिए है कि एक आर्डर निकाले और हर बिल के ऊपर अपनी फोर्सेस बैठाएं? इतने अदारे क्या कर रहे हैं? तमाशा बनाया, ये आर्डर निकालेंगे, वो निकालेंगे। ये आर्डरों से कुछ नहीं बनना। 2.5-3 साल इस हुकूमत को हो गए हैं और प्राइम मिनिस्टर को खुद भी एहसास हो गया कि मैं इस निजाम के ऊपर बैठकर कोई रिलीफ किसी को नहीं दे सकता।
क्योंकि ये जितना इस मुल्क की अवाम के ऊपर प्रेशर है गुर्बत का, वो किस वजह से है? सबसे वो अहम इन बड़े माफिया की यशियों की वजह से है। लेकिन सबसे अहम बात मांडला साहब ये है कि अवाम वो जो दावे सुनते थे वो सारे के सारे दावे हवा हो गए हैं, और चीनी के हवाले से तो 105 110 यानी ये सूरत हाल बन गई देखो कि ना, लोग आज आपके मुल्क के साथ जो खिलवाड़ हो रहे हैं, अभी जैसे ये स्टेट बैंक का हम सुन रहे हैं कि इतने इख्तियारात, इतनी इंडिपेंडेंसी वो मांग रहे हैं प्रेसिडेंट के लिए, जो इसका है स्टेट बैंक का, कि वो काउंटेबल ही नहीं कहा। ये कौन सा जुल्म है भाई? आप 4-5 साल के लिए हुकूमत कोई भी आती है, आपको क्या अथॉरिटी दी है किसी ने कि आप अपने दारू को इतना जो है वो फ्री हैंड दे दे, छोड़ दे? कहां लेके जाना है इस मुल्क को? यानी कि पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क के ऊपर FATF के ऊपर जो शरायतें पाकिस्तान से बनवाई जा रही हैं, दुनिया में किसी एक मुल्क से वो FATF ने वो शरायतें नहीं बनवाई। किसी भी मुल्क में जो इख्तियारात मरकजी बैंक, नेशनल बैंक के लिए पाकिस्तान को दिलवाए जा रहे हैं, दुनिया में किसी एक बैंक की मिसाल हमारे सामने ले आए नहीं तो ये क्या हुकूमत बात नहीं कर सकती? माड़ा साहब मैं तो यही जानना चाहता हूं कि क्या जिम्मेदार कौन है आखिर, कैसे क्यों हो रहा है? जैसे एक ही लफ्ज कि हमारी आमदन 1 रुपया, खर्चा 2 रुपये, और 2 रुपये जो खर्चा है वो क्यों है? हुकूमतें या मुल्क या इदारे अपने वसाइल के अंदर रहकर अगर हुकूमती निज़ाम नहीं चला सकते तो फिर दर दर जो है जाके भीख भी मांगोगे, अपनी जो है ना वो खुद कफीली उसको भी दाव पे लगाओगे, अदारे भी जो है ना आप कैसे देख रहे हैं? यानी हुकूमती अराकीन, काबीना, प्रोटोकॉल, मरात, ये सब कुछ होने के बावजूद अवाम के दावे और वादे जो हैं वो तो पूरे नहीं हो रहे, हवा हो गए, बल्कि अवाम परेशान है। तो इस सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, बुनियादी जब तक दौलत की मुनसिफाना तकसीम नहीं होगी ना, ये निज़ाम ठीक नहीं हो सकता। छोटे मोटे इक़दामात से लंगर खाने खोल लिए, उससे 2-3 लाख लोगों को रोटी मिल गई, तो उससे तो खजाने पे और बोझ ही पड़ता है। वो भी टैक्सों का पैसा है जो उनको जा रहा है। तो अब वो आप चीनी पे टैक्स लगा के तो लंगर खाने खोल दें, तो वो कौन सी अक्लमंदी है? ठीक है, गरीबों के लिए लंगर खाने भी होने चाहिए, लेकिन असल बात यह है कि दौलत की मुनसिफाना तकसीम हो। जिम्मेदार ये जो बड़े बड़े जागीरदार हैं, आप इनसे जमीनें लें, गरीब किसानों में तकसीम करें, ताकि कोई किसी का मोहताज ही ना रहे। सबके पास 4-5 एकड़ जमीन हो, वो अपनी काश्त करके इतनी रोजी कमा सके कि वो लोग अपने घर का खर्चा चला सकें, अपने बच्चों को तालीम दिला सकें, अपना इलाज कर सकें। तो जब तक बुनियादी नौयत की तब्दीलियां मुल्क में नहीं आएंगी, आप देखें कि यहाँ पर जब तक सनती कारखाने नहीं आप लगाएंगे, आपने 500 अरब रुपए लगा दिए मेट्रो बसों पे, ऑरेंज ट्रेन पे, और उस पे हुकूमत को हर साल 20-25 अरब रुपए उनको चलाने पे अलग खर्च करने पड़ रहे हैं। अगर आप 500 अरब रुपए से ये जो आपने लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी की मेट्रोज बनाई, इनकी बजाय आप सनती कारखाने लगा देते तो उनसे रोजगार भी जनरेट होता, हुकूमत को टैक्स भी मिलता। तो हमारी तरजीहात ही गलत है ना। जब तक बुनियादी तब्दीलियां इस मुल्क में नहीं आएंगी, मसाइल हल नहीं होंगे, ये हम रोना इसी तरह टेलीविजन पे रोते रहेंगे। ये तमाम की तमाम तरजीहात जिनका आपने जिक्र किया, ये तो साबिका हुकूमतों की थी। हालिया हुकूमत की कोई तरजीह नहीं है, कोई टीम नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। अफसोस से कहना पड़ता है कि अब तक तो कुछ नजर नहीं आया। सही। और इन द लॉन्ग रन कुछ नजर आने की उम्मीद? देखें, आप सक्खर से हैदराबाद तक की मोटरवे जो है 6 साल से पेंडिंग है। कराची से पेशावर तक की मोटरवे बन चुकी है और सिर्फ एक टुकड़ा रहता है सक्खर से हैदराबाद का, बिल्कुल, और इन्हें आए हुए 2.5 साल हो गए, आज तक उसका टेंडर तक नहीं निकाल सकते। ML1 प्रोजेक्ट है, रेलवे बिल्कुल हमारी खस्ता हालत है, ये इस काबिल नहीं है कि इस पर ट्रेनें चलाई जाएं, मजबूरन चला रहे हैं क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा लोग सफर करते हैं। ये मैंने इस सिस्टम का बहुत मुताला किया हुआ है, इस पे बहुत आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। ये इसके ऊपर जितनी ट्रेनें चल रही हैं रिस्क पे चल रही हैं और इसीलिए आए रोज हादसा होते हैं। इतनी खस्ता हालत में है ये पूरा सिस्टम। इसकी तजदीद के लिए ML1 प्रोजेक्ट था जो चीन ने हमें कहा हुआ है कि हम देने को तैयार हैं। करते रहे शेख रशीद साहब जी, लेकिन आज तक उसका टेंडर तक नहीं हो सका। तो ये तो पता नहीं, तो इन्हें सुस्ती बहुत बड़ी चढ़ गई है, इन्हें लेकिन एक और खबर है, वो जैसा भी आप रिलीफ समझे है, तो पेट्रोल 1.5 रुपये, डीजल 3 रुपये फी लीटर सस्ता है, LPG की कीमत में 167 रुपये कमी कर दी गई है। तो इसको कैसे देख रहे हैं?
ये तो अच्छी बात है। ये असल में वो नहर सुइज बंद हो गई थी ना, वो जहाज फंस गया था और अभी भी कुछ जुज़वी तौर पर फंसा हुआ है, तो उससे तेल की तरसील कम हो गई थी, तो एकदम मार्केट में कीमतें बढ़ गई थी। तो आलमी मंडी के उतार चढ़ाव होते रहते हैं, तो हर 15 रोज के बाद एडजस्टमेंट होती है, हो सकता है अगले 15 रोज में फिर बढ़ जाए। सही। तो इसके ये भी कोई मुस्तकिल रिलीफ नजर नहीं आ रहा आपको? नहीं, ये नहीं। या तो फिर हुकूमत कहे ना कि ये कीमत अब अगले 3 महीने तब्दील नहीं होगी या 6 महीने तब्दील। इन्होंने इंटरनेशनल सिस्टम ले आए हैं कि हर 15 रोज के बाद रिवाइज कर देते हैं। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां 80% लोग गरीब हैं, सफेद पोश हैं, वहां पर आप इंटरनेशनल सिस्टम वो ला रहे हैं जहां पे लोग बहुत अमीर हैं, जो अमीर मुल्क हैं, यानी उनके एक शहर का बजट हमारे पूरे मुल्क के बजट से बड़ा होता है। तो अब इनकी अकल पे आदमी क्या कह सकता है? ठीक है, अब ये तो 15 रोज बाद हो सकता है फिर बढ़ा दें, फिर कम कर दें, फिर बढ़ा दें। आप कैसे देख रहे हैं पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में कमी की गई? देखो जी, कमी जब भी होती है हम तो खुशी का इजहार ही करते हैं। गरीब आदमी को फायदा मिलता है, मोटरसाइकिल के ऊपर जाता है, कोई लीटर 2 लीटर जो है डलवाता है तेल, तो ये तो अच्छा इकदाम है। लेकिन बात यह है कि 15 दिन का आज 1.5 रुपया कम किया, 15 दिन बाद 5 रुपये बढ़ा देंगे। जब कम करते हैं तो रुपया 1.5 रुपया, जब बढ़ाते हैं तो यकदम 5 रुपये। पूरी यकीनी मायूसी नहीं है ये भी कि अगर कोई रिलीफ दिया है तो शायद वो मुस्तकिल हो जाए, या बात ये मुस्तकिल हो नहीं सकता। आपकी पास आपकी इकानमी कहाँ खड़ी है? मुझे बताएं ना कि आपका कर्जा 120 बिलियन US डॉलर जो है ना मकरूज है मुल्क, सही, और इंटरनल डेट हमारा 36 ट्रिलियन का मकरूज है, सही। 8.5 अरब एक दिन का ब्याज दे रहे हो, कर्जे जो है ना वो किश्तें देने के लिए कर्जे ले रहे हो, कर्जे आपके बढ़ते जा रहे हैं, बेड़ा गर्क हो रहा है मुशीद का। भाई इसको रोको, रुकेगा कैसे? जब अय्याशी, मुझे बताएं जिन लोगों की 10-10, 12-12 लाख रुपया तनख्वाहें हैं, उनकी पेंशनें भी 10-10, 12-12 लाख हैं, और इसके अलावा इंसेंटिव मुराद वो और एक सिलसिला है, बंगले 10-10, 5-5 गाड़ियाँ, ये फ्यूल जलता है ना भाई। बेहतर तो वो पालक भी किसी ने लानी हो ना, ये बड़े बड़े जिनके पास गाड़ियाँ सरकारी, वो 4 बंदे ड्राइवर और भेजते, जाओ सब्जी ले आओ जाके, वो 700 रुपये का पेट्रोल चला के आ जाते हैं। फिर आगे लूटने के तरीके देखें, बड़े बड़े तमाम की बात कर रहा हूँ मैं, वो चंद एक छोड़ के, अल्लाह के नेक बंदे भी होंगे कि गाड़ी अगर 20 किलोमीटर की चलती है तो वोचर 520 का बनवाते हैं, पेट्रोल से खाते हैं, मेडिकल से खाते हैं। जहाँ कोई जाता है TA दूसरे शहर में तो वहाँ सस्ते होटल में रह के महंगे होटलों का जो बिल बनाते हैं। ये तमाम दारू की हालत यही, तमाम मुल्क को लूटने के पीछे लगे हुए हैं। तो चेक नहीं बदलेगा, नहीं बदल नहीं सकता ना, सजा ही नहीं है इस मुल्क में। क्यों? जजा और सजा कितने बंदों को होती है? वो इधर कातलों को सजा नहीं दे सकते आप लोग। तब्दीली सरकार तो ख्वाहिश में थी ना कि ये तब्दीली, सजा तब्दीली सरकार ने देनी है, तो किसने देनी? इधर सारे दंदराते फिर रहे हैं। सही, बोला आज जुर्म करो, कल जमानत ले लो जाके। वो कहा एक वकील नहीं है, बात खत्म। ये क्या बात है? ये कोई तरीका है? कोई पर उम्मीदी नजर नहीं आती। नहीं, उम्मीदी आपके निजाम में उम्मीद नहीं है, वो बदलना नहीं चाहते। जिनको अमारात मिल रही हैं, प्रोटोकॉल मिल रहे हैं, सहूलतें मिल रही हैं। मैं बार बार इस प्रोग्राम में बैठ के कह चुका हूं कि खुदा का खौफ करें, उस दिन से डरें कि जब यकम को आपको चेक मिलता है ना, आप इस काबिल नहीं होंगे कि चेक कहां से आएगा। कर्जे इतने उठा लोगे, आपकी खस्ता हालत इतनी हो जाएगी। वो उसी तरफ ले जा रहा है इंटरनेशनल दुनिया जो है ना, वो आपको उस तरफ राणा साहब ले जा रही है। एक दिन आज तो गरीबी रखवा रहे हो ना, कभी बैंक की बात आती है, फार्म की बात आती है, एयरपोर्टों की बात आती है, बिल्डिंगें, फलानी बिल्डिंग, सारा कुछ दे देंगे। वो एट द एंड क्या कहेंगे, ये जो आपका एटमी प्रोग्राम है इसको रोल बैक करो। उसी का टारगेट ये है, और क्या टारगेट है? चले मैं जरा अदनान साहब से एक और हेडलाइन जिक्र कर लूँ। अदनान साहब, मरियम नवाज की तबीयत ना संभली और लंदन से खानदानी डॉक्टर अदनान भी लाहौर पहुँच गए हैं, लेकिन शहबाज गिल का कहना है कि लीगी रहनुमा दोबारा साइलेंट मोड पर चली गई हैं। और याद रखें, NRO नहीं मिलना। और उसका रद्द अमल जो सामने आया, जो जवाब दिया मरियम नवाज, वो कहती हैं चंद दिन बीमार क्या हुई, लरस की हुकूमत ने मेरे बाहर जाने की उम्मीदें बांध दी, हुकूमत के खात्मे तक कहीं नहीं जाने वाली। कैसे देख रहे हैं ये बयानबाजी दोनों जानब से? मेरी इत्तलात तो ये है कि मरियम बहुत तल्ख हो गई हैं, बहुत गुस्से में हैं। उन्हें इजाज़त मिल भी जाए तो वो नहीं जाएंगी अब। अच्छा, और उन्हें पता है कि हुकूमत अनपॉपुलर है इस वक्त बहुत, और उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है।
तो वो तो इस सूरत हाल को पॉलिटिकली कैश कराना चाहती हैं, वो तो हरगिज नहीं जाएंगी। और अभी आप देखें कि एहतसाब अदालत जो अदालतें हैं लाहौर की, उनके जजों के भी तबादले हो गए हैं, किसी का मुजफ्फरगढ़, किसी का राजनपुर, और वहाँ के जज यहाँ आ गए हैं। तो ये भी बड़ा मानी खेज है। अब देखें कि क्या एहतसाब केसेस में जमानतें होती हैं या एहतसाब केसेस कैसे चलते हैं, उधर फिर उनकी अपीलें भी समाअत के लिए ये बड़ी खबर है आपका ये कहना कि वो एक तो तलख हो गई हैं, दूसरा कहीं नहीं जाएंगी, पाकिस्तान में स्टे करेंगी। जी बिल्कुल, मेरी इत्तला तो यही है, और वो बहुत बिटर हैं इस वक्त। और ये जो जुमला वो कहती हैं, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और हुकूमत की पॉपुलैरिटी गिर रही है, जो इस वक्त हालात हैं मुल्क के। तो ऐसी सूरत हाल में उनके लिए फायदा ही फायदा है, तो वो इस फायदे को छोड़ के क्यों बाहर जाना चाहेंगे? नहीं तो साथ में वो जो ये कहती हैं कि हुकूमत के खात्मे तक नहीं जाएंगी, कोई वाकई कोई ऐसी बात भी नजर आती है आपको? नहीं, मुझे इमरान खान की हुकूमत तो खत्म होती हुई नजर नहीं आती। अलबत्ता पंजाब में कोशिशें हैं कि उस्मान बुज़दार की हुकूमत को तब्दील किया जाए। पीपल्स पार्टी तैयार है, और यानी ऐसा भी कुछ हो सकता है। हमजा शहबाज तैयार हैं, लेकिन ये कि नवाज शरीफ नहीं चाहते और मरियम नहीं चाहती, और परवेज इलाही के पास वीटो पावर है, 10 वोट उनके हैं। अगर वो इधर से उधर हो जाए तो हुकूमत तब्दील हो जाएगी बुज़दार की। तो असल टारगेट इस वक्त जो है वो पंजाब हुकूमत है। बाद लोग समझते हैं कि 1 से 3 महीने के दौरान जो है कोई पंजाब में कोई बड़ी अपसेट हो सकता है, और मेरा ख्याल है इमरान खान ने भी उस पर नजर रखी भी होगी, और जहांगीर तरीन भी अहम किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि यानी वो कोई ना कोई तब्दीली होने जा रही है पंजाब के। मेरा ख्याल है पंजाब में कोशिश तो है, ये नहीं मैं कह सकता कि वो कोशिश कामयाब होगी, लेकिन बहुत कोशिशें वैसे जा रही है, कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इमरान खान की हुकूमत को मुझे नहीं लगता कि वो कहीं जा रही। मानला साहब, आप कैसे देख रहे हैं जी मरियम नवाज की तबीयत के हवाले से? और शहबाज गिल का कहना है कि जी NRO नहीं मिलेगा, बड़ी खामोश मोड में चली गई हैं, और वो ये कहती हैं कि कहीं नहीं जाने वाली। मैं देखिए, बात यह बयानात को हमने क्या करना है, जो मुल्क सामने है। अभी मरियम नवाज की बात को क्या डिस्कस करूँ मैं? मतलब उसकी कोई ज़िंदगी में कोई सच बोला हो, उसने, उसके बाप ने, उसके भाइयों ने, उसके जितने भी पूरी ख़ानदान, मतलब यहाँ से वो नवाज शरीफ गया 10 साल का वादा, उसने बोला जी वो खाने काबे में बैठ के। मारला साहब, सच्चाइयों की सियासत को मैं बड़ी डिस्कस कर सकता हूँ। मुझे तो सिर्फ इस बात पे चाहिए कि आपको लगता है कि वाकई ऐसी सूरत हाल है वो कहीं नहीं जाएंगी जिस तरह अदनान साहब कह रहे हैं? दूसरा, अदनान साहब लाहौर में बैठे हैं, लेकिन इनकी जो खानदानी जो है ना वो रवायत वो बहुत बेहतर जानते हैं, वो यही बताती है कि ये बेताब हैं जाने के लिए, भागने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो कह रहे हैं नहीं, पता नहीं कौन सी एक ही रुकावट जो है ना, वो सारा धर्म भरम तो सिलसिले बांध से शुरू हुआ। वो सारी यही कि मरियम को जड़े दो, सारी जागी उधर से शुरू हुई। ये कहना है इमरान खान ने कहा कि नहीं जा सकती, अभी वो आ गया ना इमरान डॉक्टर, लेकिन इमरान साहब का कहना है वो खुद नहीं जाना चाहते। वो तो इमरान साहब के पास तो आपकी खबर होगी ना, लेकिन मैं जो बताता हूं। ठीक है माड़ा साहब, वक्त की किल्लत के पास मुझे इजाजत लेना होगी। आपकी आमद का शुक्रिया, अदनान साहब आपकी शिरकत का शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।